हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोलते हैं सूत्र कणिका। जिसे बोलते हैं सूत्र कणिका। ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो है अलग अलग हम ये अर्थ करें, ठीक है। माइटोज, माइटोज का मतलब हो जाता है सूत्र, और कॉन्ड्रियन का मतलब हो जाता है कणिका। तो दोनों मिलाकर हो जाता है सूत्र कणिकाएं, जो लिखा गया है। ओके। हम यह जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के ये एक भाग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम चित्र बना लेते हैं। कुछ अच्छा चित्र नहीं है। ओके। ये क्या है? प्लाज्मा है मेरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसे। का यह ऊर्जा का केंद्र माना जाता है इसे। ओके। यह एटीपी द्वारा क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। एटीपी से ही ऊर्जा बनाता है। ओके। ये मेरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? डिस्कवरी में देखते हैं। डिस्कवरी में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है आपका अल्बर्ट वान कोलकर। अल्बर्ट वान कोलकर। अल्बर्ट वान कोलकर जो है 1887 ईस्वी में खोज किया था। किसी ने मानता है 1880 में, किसी ने मानता है 1884 में। तो मैं गूगल से प्राप्त किया, जो कि 1800 आपका 87 है। ओके। इन्होंने इसके बाद जो है दूसरा वैज्ञानिक आए, जो कि विस्तृत इसका वर्णन जो दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि विस्तृत वर्णन जो दिए हैं, वो है आपका रिचार्ड अल्टमैन। अल्टमैन जो कि 1890 ईस्वी में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले विस्तृत किया, फिर उसका नाम दिया बायोप्लास्ट। कौन दिया? रिचार्ड अल्टमैन। ओके। 1890 ईस्वी में आए, इन्होंने बायोब्लास्ट का नाम दिया और विस्तृत वर्णन भी किया इन्होंने। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? यहाँ बात उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है कार्ल कार्ल बेंडा ने दिया। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है कार्ल बेंडा ने दिया था। कौन दिया था? कार्ल बेंडा ने दिया था। ओके। इन्होंने
खोज सबसे पहले कौन किया था, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। खोज 1857 ईस्वी में इनका खोज किया था, सबसे पहले इन्होंने ही किया। फिर उसके बाद रिचार्ड अल्टमैन जो आए 1890 ईस्वी में, तो इन्होंने एक माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत रूप दिया। क्या दिया? विस्तृत रूप, जो कि इन्होंने नाम रखा क्या? बायोब्लास्ट रखा था, बायोब्लास्ट रखा था। फिर उसका माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो जिसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शुद्ध नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, कार्ल वेंडा ने दिया था, कार्ल वेंडा ने दिया था। ओके, तो गाइस आप समझ गए होंगे। फिर आप बातें आते हैं और उसके बाद डायग्राम पर आते हैं, जो कि सबसे पहले यह दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है, दो झिल्लियों वाला बंध है ये। क्या है? टू मेम्ब्रेन। ओके, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से बना होता है, दो झिल्लियों से क्या होता है? बना होता है। पहला का नाम है आपका आउटर मेम्ब्रेन, पहला का नाम है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में देखते हैं कि चिकनी या स्मूथ होती है। आपके जो भी अब हाथ पे देखते हैं तो एकदम चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। और इसमें पोरिन प्रोटीन भी होती है। लिखते चलिएगा, यह स्मूथ होती है, इसमें पोरिन प्रोटीन होता है, पोरिन प्रोटीन, इसमें पोरिन प्रोटीन क्या होता है बता देते हैं। पोरिन प्रोटीन ये ऐसी या एक प्रक्रिया है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि कोशिका में मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली में पाया जाता है। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली में पाया जाता है, जो कि आपका इसमें कोई भी छोटे छोटे कण, जो एक कोई भी छोटे छोटे अणुओं को अंदर बाहर अंदर बाहर करने के लिए होता है। पोरिन प्रोटीन जो कि अंदर बाहर करने के लिए छोटे छोटे अणुओं को करता है। जैसे मैं आपको बोलते हैं आयंस हो गए, एटीपी हो गया, फिर एडीपी हो गया, इसको अंदर बाहर करने में के लिए होता है। ओके, फिर इसके बाद इसमें जो है ये लिपिड जो है मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या होता है? इसमें लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? आउटर मेम्ब्रेन बना होता है। ओके, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें एक पॉइंट वो भी लिख लीजिएगा, अंदर बाहर करने के लिए पोरिन प्रोटीन का, जो कि इसमें आयन हो गया और एटीपी हो गया, एडीपी हो गया। इसमें जो है कि ये अंदर बाहर करते हैं, छोटे छोटे अणुओं को अंदर बाहर करते हैं सब। आते हैं अब बड़ी बात आती है इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है आपका ये आउटर मेम्ब्रेन से अंदर पाई जाती है। हम बताए थे आपको शुरू में कि इसमें दो आपका झिल्ली पाए जाते हैं, दो झिल्ली पाए जाते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, ये अधिक सेलेक्टिवली ट्रायम्बल होता है। ये क्या होता है? अधिक सेलेक्टिवली, ये अधिक सेलेक्टिवली ट्रायम्बल होता है। कौन? इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, इसे बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। ये अधिक सेलेक्टिवली ट्रायम्बल होता है। ओके, ये जो कि अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये जो प्रियम्बल है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर मुड़ी होती है। क्या होती है? अंदर की ओर मुड़ी होती है। जो अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ये भी जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी क्रिस्टियां अधिक होंगी, जितनी ही क्रिस्टियां अधिक होंगी, उतने ही आपका एटीपी बनेगा, उतना ही एटीपी बनेगा। जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक एटीपी बनता है। ओके, आइए हम बात हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले आते हैं मुख्य आपका, हम चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। ओके, क्रिस्टी के बाद इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ईटीसी। ईटीसी कॉम्प्लेक्स। ईटीसी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ईटीसी कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। उसका एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, एंजाइम पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कार्डियोलिपिन या फर्स्ट विशेष रूप से कहा जाता है फास्फोलिपिड। इसमें वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड पाया जाता है। हम अगली बात कर लेते हैं। आप ये जानिए, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, एटीपी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसी जगह से होती है। क्या से होती है? इनर मेम्ब्रेन से ही होता है, जो कि यही स्थान जो है एटीपी, नोट कर लीजिएगा, यही एटीपी जो हो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या करता है, का मुख्य केंद्र है, यही है इनर मेम्ब्रेन में ही। यही एटीपी जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मुख्य केंद्र है। क्या है? मुख्य केंद्र है। ओके, इतना बस समझ में आया? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन ये अधिक सिलेक्टिवली फ्लैमेबल होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये अधिक सिलेक्टिवली फ्लैमेबल होता है। ये जो कि अंदर की ओर मुड़ी होती है। इनर मेम्ब्रेन में अंदर की ओर ये क्या होती है, जो कि ये झिल्ली, जो आंतरिक झिल्ली जो है अंदर की ओर मुड़ी होती है। इससे जो मुड़ी हुई होती है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी जितनी अधिक संख्या होगी उतनी अधिक एटीपी का निर्माण होगा। ओके, उतनी ही एटीपी का निर्माण होगा। फिर इसमें क्या पाया जाता है इसको हम देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जो कि ईटीसी कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो कि एक होता है वो पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, एटीपी सैंथोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम, फास्फोलिपिड जो कि इसको कहते हैं कार्डियोलिपिड। तीन इसे नोट कर लीजिएगा, ये यही एटीपी जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मुख्य केंद्र है। यही एटीपी जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन मुख्य केंद्र है। ओके, हम आते हैं बात अब ये बीच की भाग जो है, ये जो बीच की भाग है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं, इसके इसी जगह जान लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये जो बीच की भाग है, जो कि आउटर इनर मेम्ब्रेन की जो बीच की भाग जो बचा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ओके, यहाँ जो है इसके बीच में जो बनाता है प्रोटॉन हाइड्रो आयन बनता है। प्रोटॉन हाइड्रो आयन
इकट्ठा होता है, बनता नहीं है, सॉरी, इकट्ठा होता है। ओके। उसके बाद जो है ईटीसी के दौरान प्रोटॉन गार्डियन बनता है। ईटीसी के दौरान जो है कि प्रोटॉन गार्डियन बनता है। ओके। हम आते हैं मैट्रिक्स की बात करते हैं अब। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स में आपका जो कि एक राइबोसोम पाया जाता है, पहली बात है ये सबसे अंदर की भाग होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की भाग होता है। इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कुछ डीएनए पाए जाते हैं, फिर उसके बाद इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ओके। इसमें जो है कि बहुत गाढ़ा डेंस फ्लूइड होता है इसके अंदर। इसमें जो कि सर्कुलर डीएनए मेटाबॉलिज्म भी पाया जाता है इसमें, जो कि आपको 70 राइबोसोम्स पाया जाता है। जो कि राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो 70 पाए जाते हैं। उसके बाद आरएनए पाया जाता है, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, फिर इसी में क्रेब साइकिल के एंजाइम जो कि इसी में पाए जाते हैं, इसी जगह से शुरू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुरू होता है क्रेब साइकिल। ओके। फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल का शुरुआत होती है इसमें, जो कि आप क्रेब साइकिल ईटीसी जो आप सुने होंगे, सिट्रिक एसिड जो होता है ये इसी जगह से शुरू होता है। ओके। हम इसका मुख्य लिखवा दें, याद कर लीजिएगा। 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, फिर सर्कुलर डीएनए मेटाबॉलिज्म में डीएनए पाए जाते हैं, फिर उसके बाद आरएनए पाए जाते हैं, क्रेब साइकिल के एंजाइम भी पाए जाते हैं इसी में, फिर उसके मैग्नीशियम और कैल्शियम के एंजाइम पाए जाते हैं। ओके। अब हम आते हैं विशेष बिंदु। कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना क्या होता है? डीएनए होता है। ओके। ये बैरिंग फिजियन से विभाजित हो सकता है। ये जो है डीएनए बैरिंग फिजियन से विभाजित हो सकता है। ओके। इसमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ओके। तो धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो छोटी मोटी गलतियों को माफ करना। जैसे कि मेरी ये माइटोकॉन्ड्रिया की पहली क्लासेस है, तो गाइस समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं।